इस फिल्म की कहानी एक ऐसे भोले वाले लड़के के बारे में है जिसके पास बहुत ही ज्यादा छोटा वाला छोटा चेतन था। उसकी वजह से सभी औरतें उसका मजाक उड़ाया करती थी। पर क्या होता है जब उसका छोटा चेतन बड़ा हो जाता है, आइए जानते हैं। इस फिल्म का नाम है ए टेल ऑफ लेजेंडरी लिबिडो, जिसकी कहानी बहुत ही लेजेंडरी है। कहानी की शुरुआत एक चाइनीज गांव से होती है जहां की औरतें अपने हस्बैंड को डोमिनेट किया करती थी, यानी कि मर्दों का यहाँ कुछ नहीं चलता था। सारे के सारे महत्वपूर्ण काम औरतें ही किया करती थी, जैसे कि घर चलाना, बिजनेस संभालना। मर्दों का काम सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवियों को चरम सुख देने का ही था। लेकिन उस गांव की औरतें 9 से 12 तक घपाघप करने के बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो पाती थी। सारे मर्द अपनी अपनी बीवियों को चरम सुख देने के चक्कर में थक जाते थे, पर उनकी बीवियों की प्यास नहीं बुझ पाती थी। एक दिन पड़ोसी गांव के कुछ छिछोरे पास ही के एक ट्रेडिशनल ढाबे में खाना खाने आए हुए थे। उन छिछोरों के सरदार की नज़र बियून नाम के एक राइस के एक सेलर पर पड़ती है, जो कि सबसे अलग चुपचाप एक कोने में बैठकर अपना खाना खा रहा था। सरदार के पिछवाड़े में चुल मची हुई थी, इसलिए वो बियून को जाकर उंगली करने लगता है। बियून सामने पड़े जलती हुई कोयले के टुकड़े को अपने हाथों से उठाकर पानी में फेंक देता है ताकि वो अपने गुस्से को काबू कर सके। पर छिछोरा सरदार फिर भी नहीं मानता है और इस बार 2-3 घूंसे बियून के चेहरे पर चिपका देता है। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था और पलक झपकते बियून सरदार की खटिया खड़ी कर देता है। अपने सरदार की हालत देखकर उसके चमचे बियून की तरफ लपकते हैं, पर बियून कहाँ रुकने वाला था। वो उन चमचों को भी नहीं छोड़ता है और अकेले 1v4 क्लच कर देता है। बियून की फाइटिंग स्किल्स देखकर आसपास की सभी औरतें उस पर फिदा हो जाती है, मानो बियून ने उन सभी औरतों का दिल जीत लिया हो। तभी एक बुढ़िया वहाँ आती है और कहती है कि तुम लोग इस बियून से इतना इम्प्रेस मत हो। तुमने वो कहावत नहीं सुनी, डोंट जज ए बुक बाय इट्स कवर। एक लड़की पूछती है कि क्या मतलब है आपका। तब बुढ़िया कहती है कि एक बार की बात है, और इसी के साथ कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। एक रात बियून राइस केक बेचने निकला हुआ था और रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी। ऐसे ही घूमते फिरते उसकी नजर एक बाथरूम पर पड़ती है जिसके अंदर से गुनगुनाने की आवाज आ रही थी। बियून खुद को रोक नहीं पाता है और बाथरूम की तरफ खींचा चला जाता है। झांक कर देखने पर उसका छोटा चेतन, जो कि कई महीनों से सोया हुआ था, उठकर पुशअप मारने लगता है। पर बियून जैसे तैसे अपने ऊपर काबू करके वहां से जाने लगता है कि तभी वो औरत उसे अंदर बुलाने लगती है। इससे पहले कि बियून कुछ समझ पाता, वो औरत उसे खींचकर बाथटब में ले जाती है, जहां दोनों दबाकर घपाघप करते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में बियून का छोटा चेतन जवाब दे देता है और वो कोमा में चला जाता है। और साथ ही साथ बियून को पता चलता है कि उसने जिसके साथ घपाघप किया है वो एक बुढ़िया है, जिसके सिम कार्ड में अभी भी बैलेंस बाकी था। बुढ़िया बियून से कहती है कि तुम किसी काम के नहीं हो। तो इस पर बियून पूछता है कि क्यों, क्या हुआ। तब बुढ़िया कहती है कि तुम्हारा छोटा चेतन तो जूस पीने वाले एक स्ट्रॉ से भी ज्यादा पतला है। और इसी के साथ फिल्म की कहानी वापस से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां सभी औरतें जो कि बियून से पहले इम्प्रेस हो चुकी थी, अब उसके ऊपर दांत खोलकर हंसने लगती है। एक लड़की तो कहती है कि जितना इसका हाथ चलता है, अगर उतना ही इसका छोटा चेतन चलता तो कसम से मजा ही आ जाता। बियून भी सारी बातें सुन रहा था और उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकलती है। दूसरी तरफ बियून के बड़े भाई केंग की मार्केट में काफी इज्जत थी और सभी औरतें, लड़कियां, यहाँ तक कि बूढ़ी औरतें भी उसके पीछे दीवानी थी। केंग जब नहाने के लिए नदी में जाता था, तब सारी लड़कियां सिर्फ उसके औजार को चुप चुप कर देखने के लिए वहां आया करती थी। इन सब बातों से फ्रस्ट्रेट होकर बियून ढाबे में तोड़फोड़ मचाने लगता है, पर तभी केंग उसे अपने कंधे पर उठाकर वहां से ले जाता है। रास्ते में उन दोनों की मुलाकात किम नाम की एक लड़की से होती है, जो कि अपनी टांगों को हवा में उठा उठाकर डांस कर रही थी। उसकी परफॉर्मेंस देखकर केंग का बैलेंस हिल जाता है और वो बियून को लिए हुए पास ही के एक तालाब में गिर जाता है। अब दोनों के कपड़े भीग चुके थे, इसलिए दोनों भाई पास ही के किनारे पर आग जलाकर अपने कपड़े सुखाने में लग जाते हैं। पर तब तक किम वहां से जा चुकी थी। केंग और बियून के बीच में ज्यादा बनती नहीं थी, पर एक समय ऐसा भी था जब दोनों भाई एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते थे। अब ऐसा क्या हुआ जो दोनों में अनबन हो गई, ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक दिन केंग और बियून चाइनीज ट्रेडिशनल फेस्टिवल में राइस केक बेचने में लगे हुए थे। उसी वक्त अचानक बियून के पैंट में आग लग जाती है। आग ने धीरे धीरे बियून के छोटे चेतन को अपने चपेट में लेना शुरू कर दिया था और अपने भाई को बचाने के लिए केंग दौड़कर सुपरमैन की तरह आता है और सीधे बियून के छोटे चेतन पर 1, 2, 3 नहीं बल्कि पूरे 10 जोरदार लात मारता है। लात की वजह से बियून के पैंट में जो आग लगी थी वो तो बुझ गई, पर बियून के छोटे चेतन का क्या हाल हुआ होगा वो आप सब हमें कमेंट करके जरूर बताना। एक दिन 3-4 लड़के किम के बारे में पंचायत कर रहे थे। एक लड़का कहता है कि किम हर रात को झील में नहाने जाती है, तो इस पर दूसरा लड़का कहता है कि चलो आज हम भी किम के दर्शन कर ही लेते हैं। ये सारी बात बगल में बैठा बियून भी सुन रहा था। रात होते ही सभी छिछोरे झील में चड्डी खोलकर नहाने चले जाते हैं। उनमें ही से एक बियून भी था। सभी लड़के उसे देखकर चौंक जाते हैं। एक लड़का पूछता है,
और ब्यून भाई, तुम भी यहाँ किम के दर्शन करने आए हो क्या? ब्यून कहता है कि नहीं, मैं तो बस नहाने आया हूँ। तो इस पर एक दूसरा लड़का कहता है कि चल चल अबे, हमें मत सिखा। लड़कों के बीच में बातों का सिलसिला जारी ही था कि तभी किम भी वहाँ पानी में गोते लगाते हुए आ जाती है, जिसे देखकर सभी लड़कों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। किम कहती है कि मेरी जूती पानी में बह गई है, और इतना सुनते ही सभी लड़के उसकी जूती को हासिल करने के लिए एक दूसरे से पानी में स्विमिंग कंपटीशन लगाने में लग जाते हैं। एक सुबह जब किम अपने घर से बाहर निकलती है, तब उसके दरवाजे के सामने एक मिठाई का डब्बा पड़ा हुआ था। उस मिठाई के डब्बे को और किसी ने नहीं बल्कि ब्यून ने ही वहां पर रखा था। किम को भी यह बात पता चल जाती है कि ब्यून उसे चाहने लगा है, और उस मिठाई को खाकर उसे भी बहुत अच्छा लगता है। उसी दोपहर में जब किम नहाने के लिए झील में जाती है, तब कुछ छिछोरे उसे छुप छुप कर तारने वहां आ जाते हैं। साथ ही साथ कुछ और लड़कियां भी वहां आती है, और उनमें से एक की नज़र उन सभी छिछोरे लड़कों के ऊपर पड़ जाती है जो कि किम को तारने में लगे हुए थे। तब गुस्से में आकर सभी लड़कियां किम को पकड़ लेती है और उसे मारने पीटने लगती है, क्योंकि वो सभी लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। इससे पहले कि बात और ज्यादा बिगड़ती, कैंग शोर शराबा सुनकर वहां आ जाता है और किम को उन लड़कियों से बचाकर ले जाता है। मौका पाकर वो सभी छिछोरे भी पतली गली से 9-11 हो जाते हैं। रात में कैंग ब्यून से कहता है कि जल्दी ही मैं शादी करने वाला हूँ। ब्यून कहता है कि वाओ क्या बात है, पर ये तो बता कि भाभी कौन है। तब कैंग कहता है अरे सुनती हो, जरा बाहर तो आना। और होने वाले भाभी के बाहर आते ही ब्यून के दिल के 100 टुकड़े हो जाते हैं, क्योंकि कैंग जिस लड़की से शादी करने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि किम ही थी। ब्यून का देवदास मोड ऑन हो जाता है और वो जंगल में चला जाता है। वहां उसकी नजर एक बुढ़े पर पड़ती है जो कि एक जाल में फंसा हुआ था। ब्यून उस बुढ़े की जाल से बाहर निकलने में मदद करता है, जिससे इम्प्रेस होकर बुढ़ा ब्यून से कहता है कि मैं तुम्हारी कोई भी एक परेशानी को हल कर सकता हूँ, बताओ तुम्हें क्या मदद चाहिए। तब ब्यून उस बुढ़े को अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है, जिसे सुनने के बाद बुढ़ा ब्यून को एक गाँव का पता देता है जहाँ एक पोल के नीचे मैजिकल वाटर की बोतल जमीन में दबी हुई थी। बुढ़ा ब्यून से कहता है कि तुम सिर्फ एक घूंट पानी पीना और ज्यादा लालच मत करना, वरना पूरे गांव की औरतों को भुगतना पड़ेगा। इससे पहले कि बुढ़ा अपनी बात पूरी कर पाता, ब्यून वहां से जा चुका था। थोड़ी ही देर की खुदाई के बाद ब्यून को वो मैजिकल वाटर की बोतल मिल जाती है और वो गुस्से में आकर पूरी की पूरी बोतल गटक जाता है। अगले दिन जब ब्यून की आंख खुलती है, तब वो देखता है कि उसके गाँव के सारे मर्द वॉर में चले गए हैं, क्योंकि पड़ोसी राज्य वालों ने उसके राज्य पर हमला कर दिया था। कैंग भी उसी वॉर में गया हुआ था और किम घर पर अकेली थी। इधर मैजिकल वाटर पीने की वजह से ब्यून का छोटा चेतन अब छोटा भीम बन चुका था। एक दिन गांव के जंगल में आग लग जाती है और उसी वक्त ब्यून भी पहाड़ की चोटी पर घोड़े बेचकर सो रहा था। अचानक उसे सुसु लग जाती है और जैसे ही वो अपने छोटे चेतन को सुसु करने के लिए बाहर निकलता है, उसकी तेज धार से जंगल की पूरी आग बुझ जाती है। धार इतनी ज्यादा तेज थी कि वो सीधे पृथ्वी से बाहर निकलकर सूरज से जा टकराती है और एक पल के लिए तो सूरज की रोशनी भी कम हो जाती है। पलक झपकते ही ये बात जंगल में लगी उसी आग की तरह गांव की सभी औरतों के बीच में फैल जाती है कि ब्यून के पास जो हथियार है वो किसी हथौड़े से कम नहीं है। अब सभी औरतें जो ब्यून का मजाक उड़ाया करती थी, अब उसके साथ रात बिताने के लिए बेताब हुए जा रही थी, क्योंकि उन सभी के हस्बैंड वॉर में गए हुए थे और उनकी प्यास बुझाने वाला वहां पर कोई नहीं था। ब्यून भी ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था, पर उसने जैसे तैसे करके खुद के ऊपर कंट्रोल रखा हुआ था। एक रात यूनसी नाम की एक लेडी ब्यून के घर पर उससे मिलने आती है और ब्यून को एक वाइन पीने के लिए देती है। वाइन पीने के बाद ब्यून चुपचाप बैठा हुआ था, पर यूनसी उसे घबाघब करने के लिए उकसाने लगती है। तब ब्यून यूनसी से कहता है कि तुम मुझे हैंडल नहीं कर पाओगी। ब्यून की बात सुनकर यूनसी हंसने लगती है और कहती है कि ब्यून, तुम्हारे सर पर जितने बाल नहीं है ना, उनसे ज्यादा मर्दों के साथ तो मैंने घबाघब कर रखा है, तुम एक बार ट्राई तो करके देखो। तब ब्यून को गुस्सा आ जाता है और वो यूनसी की लगातार 10 बार ऐसी पुंगी बजाता है कि यूनसी के नाक से खून बहने लगती है। उसी वक्त गांव की सभी लड़कियां, औरतें और बूढ़ी औरतें भी वहां आ चुकी थी अपना बैंड बजवाने। यूनसी सभी को बताती है कि अब उसे ठीक होने में 10 दिन लगने वाले हैं। यूनसी की बात सुनकर सभी औरतें एक्साइटेड होकर लाइन में लग जाती है और अगली सुबह तक ब्यून एक लाइन से सबकी पुंगी बजाने में लग जाता है। बेसिकली ब्यून ने एक ही रात में पूरे गांव की बैंड बजा दी थी, पर ब्यून का देवदास मोड अभी भी ऑन था, क्योंकि वो जिससे प्यार करता था उसे उसके भाई ने उससे छीन लिया था। इधर गांव की राजकुमारी को भी ब्यून के बड़े चेतन के बारे में पता चल गया था और वो ब्यून से मिलने के लिए बावली हुए जा रही थी। एक दिन ब्यून को राजा का सेनापति पकड़कर उसे महल में ले जाता है, जहाँ ब्यून की मुलाकात राजा और उसकी बेटी से होती है। वहाँ राजा ब्यून से कहता है कि तुम्हें हमारे लिए अंग्रेजों से एक मुकाबला करना पड़ेगा और अगर तुम उसमें जीत जाते हो तो हम तुम्हारे भाई को वॉर से हटाकर घर भेज देंगे। ब्यून इस चैलेंज के लिए राजी हो जाता है और अगले ही दिन चैलेंज की शुरुआत हो जाती है। चैलेंज दरअसल यह था कि ब्यून और उसके ओपोनेंट को अपने हथियार पर वजन होल्ड करके रखना था। जो ज्यादा वजन होल्ड करेगा वो ही विजेता बनेगा।
ब्यून का ओपोनेंट एक काला मुस्टंडा था जिसने अपने बड़े चेतन पर 30 किलो वजन होल्ड किया और अब बारी ब्यून की थी। ब्यून का बड़ा चेतन उस वक्त सोया हुआ था क्योंकि उसे उठने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती थी। इसी वजह से 20 किलो वजन पड़ते ही ब्यून के पैर लड़खड़ाने लगते हैं। तभी राजकुमारी ब्यून को जोश दिलाने के लिए अश्लील तरीके से केला खाने लगती है, जिसके बाद ब्यून के अंदर जोश आ जाता है और वो एक एक करके पूरे 120 किलो वजन अपने बड़े चेतन पर होल्ड करने में कामयाब हो जाता है। ब्यून के इस करतब की वजह से उसकी खूब वाहवाही होती है और शाम को उसे राज दरबार में दावत के लिए इन्वाइट किया जाता है। उसी वक्त राजा का सेनापति वहाँ आता है और सबको बताता है कि केंग वॉर में मारा गया है, पर उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिल पाई है। ये बात सुनकर ब्यून को और ज्यादा झटका लगता है क्योंकि भले ही केंग और उसके बीच में बनती नहीं थी, पर केंग ने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। इधर किम की भी तबीयत लगातार खराब हुए जा रही थी। उसे काफी तेज बुखार था जिसका इलाज उस वक्त के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं था। तब एक झोलाछाप बाबा जी ब्यून को बताते हैं कि उसे किम के साथ सोना पड़ेगा, तभी जाकर किम ठीक हो पाएगी। ब्यून ये कांड करना तो नहीं चाहता था, पर रोते रोते वो किम के साथ भी इंटीमेट हो ही जाता है और बाबा जी की बात भी 16 आने सही निकलती है। किम की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है, मानो उसे ब्यून के साथ इंटीमेट ही होना था। किम ने अब ब्यून को अपना हस्बैंड मान लिया था, तो वही दूसरी तरफ गांव की सभी औरतें परेशान थी क्योंकि ब्यून ने अब घर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। थोड़े ही दिन बाद सभी औरतों को पता चलता है कि वो सभी प्रेग्नेंट हो गई है और उनकी किस्मत भी खराब थी। उसी दिन उन सभी औरतों के हस्बैंड वॉर से वापस आ जाते हैं। सभी के हस्बैंड वापस तो आ गए थे, पर किसी भी लेडी को अपने हस्बैंड से वो चरम सुख नहीं मिल पाया जैसा कि ब्यून ने उन्हें उस रात दिया था। इधर सभी मर्दों को पता चल जाता है कि ब्यून ने ही उनकी बीवियों को प्रेग्नेंट किया है और सभी ब्यून की तलाश में निकल जाते हैं। एक बुढ़िया जो कि ब्यून को लाइक करती थी, वो ब्यून को ये बात बताने के लिए उसके घर की तरफ जा रही होती है कि तभी अचानक उसकी नज़र केंग पर पड़ती है, जिसकी हालत बहुत खराब थी, पर वो भी अपने घर की तरफ ही जा रहा था। फ्लैश की स्पीड से भागती हुई बुढ़िया तुरंत ब्यून के घर पहुंच जाती है और उसे सब कहानी बता देती है। केंग भी लंगड़ाते हुए अपने घर पहुंच जाता है क्योंकि उसने अपनी एक टांग वॉर के दौरान गंवा दी थी। ब्यून किम को लेकर एक कोने में छिप जाता है क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने भाई से नजरें मिला पाता। इधर किम भी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, पर उसकी हालत फिर से खराब हो गई थी। इन सभी बातों से परेशान होकर ब्यून खुद को गांव वालों के हवाले कर देता है। गांव वालों ने गुस्से में आकर ब्यून को एक भालू के हवाले कर दिया, जिसके बाद ब्यून का क्या हुआ वो आप सभी गेस कर सकते हो। इधर जब केंग को ये बात पता चलती है कि किम प्रेग्नेंट है, तब वो बहुत खुश होता है। वो किम से पूछता है कि तुमने ब्यून से शादी कर भी ली? तब किम कहती है कि नहीं, मैंने ब्यून से शादी की बात की थी, पर उसने मेरी बात ही नहीं सुनी। और यहाँ हमें पता चलता है कि केंग अपने लिए नहीं बल्कि ब्यून के लिए किम को अपने घर पर लेकर आया था ताकि दोनों घुल मिल सके। पर अब काफी देर हो चुकी थी। सीन यहाँ से 5 साल आगे फ्यूचर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हम उन सभी औरतों के बच्चों को देखते हैं जिसका जन्म ब्यून की वजह से हुआ था। उन सभी के पास ब्यून के जैसा हथियार था। साथ ही साथ एक नाव में राजकुमारी अपनी दासियों के साथ ब्यून के बारे में चर्चा कर रही थी कि कैसे उसने एक ही रात में पूरे गाँव की औरतों को प्रेग्नेंट कर दिया था। तभी नाव चला रहा आदमी पीछे मुड़ता है और वो और कोई नहीं बल्कि ब्यून ही था। इसका मतलब यह है कि साले ने उस रात भालू को भी नहीं छोड़ा। इसी के साथ इस मूवी का दी एंड हो जाता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मूवी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।